नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सब्सिडरी अलायंस की, जो कि 18th सेंचुरी के लास्ट में यानी कि 1798 से स्टार्ट होता है और एक तरह से कहें 19th सेंचुरी के मिड तक, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस तक चलता है। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की एक पॉलिसी थी। तो इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये पॉलिसी थी क्या, इसके इम्पॉर्टेंट फीचर क्या हैं और ये किन किन राजाओं के साथ या किन किन एरियाज़ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा साइन किया गया। तो एक तरह से कहें कि वो कौन सी कंडीशन होती थी जिसके बेसिस पे एग्रीमेंट होता था ये। तो इन्हीं सारी चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। CVT UG की तैयारी कर रहे लोगों के लिए ये वीडियो स्पेसिफिकली ज़्यादा बनाया जा रहा है, लेकिन और भी वो लोग जो सब्सिडरी अलायंस की कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं उनके लिए भी ये हेल्पफुल होगा। सब्सिडरी अलायंस की अगर हम बात करें, थोड़े उसके ओरिजिन की बात करें, उसके हिस्ट्री की बात करें, तो अगर आपको पता हो, जब हम सब रेबेल्स एंड द राज वीडियो उसमें बताया था मैंने कि एक तरह से कहें कि इंडिया पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल की बात करें तो वो बक्सर और प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद में, उसके वार के बाद में कंट्रोल बढ़ने लगता है और एक तरह से सेटअप होने लगता है पूरे इंडिया पर। उसके बाद नहीं हुआ था, लेकिन धीरे धीरे करके वो बढ़ने लगता है। 1765 में जो बक्सर की लड़ाई हुई वो सिर्फ इंडिया, एक तरह से कहें ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल के किसी राजा के साथ नहीं था, उसमें और भी एक्टर इन्वॉल्व थे और ख़ास करके फ्रेंच भी इन्वॉल्व थे। तो बक्सर की लड़ाई के बाद में फ्रेंच का डोमिनेंस इंडिया पर, इन्फ्लुएंस इंडिया पर घटने लगता है और ब्रिटिशर्स का इन्फ्लुएंस बढ़ने लगता है। फ्रेंच के ही जो एक तरह से कहें उस समय कॉलोनाइज़र थे, फ्रेंच कॉलोनाइज़र, उन्हीं में से एक थे डुप्लिक्स। तो उनका ये आइडिया था कि एक तरह से कहें मेनली फाउंडिंग फादर वही माने जाते हैं, उन्हीं के द्वारा ये आइडिया एक तरह से कहीं इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई थी। लेकिन चूँकि फ्रेंच का इन्फ्लुएंस इंडिया पर घट रहा था, एक तरह से कहें 1764 के बाद में कंटिन्यूसली अगर हम करें, तो उनकी आइडिया ज़्यादा सक्सेसफुल हो नहीं पाई, क्योंकि फ्रेंच का कंट्रोल इंडिया पर घट रहा है और वो इस तरह की चीज़ें लागू करना चाह रहे हैं। वो एक मिलिट्री के पर्सपेक्टिव से देखें या और तरीके से कमज़ोर थे ब्रिटिशर्स से, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से। तो उन्हीं की आइडियोलॉजी को या उन्हीं की इस बात को एक तरह से कहें एक बदले हुए रूप में अप्लाई किया गया। 1798 से 1805 के बीच में इंडिया में जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वेलेस्ली ने डुप्लिक्स की आइडिया को इंडिया में अप्लाई किया। एक तरह से ये समझिए कि सब्सिडरी अलायंस की जो ये आइडिया थी, इसी का एक तरह से कहें प्रिमिटिव फॉर्म, बहुत ही शुरुआती रूप हमको तब दिखाई देता है जब बक्सर की लड़ाई के बाद में बंगाल पर एक राजा तो राज कर रहा होता है, लेकिन एक तरह से कहें उस राजा के सारे काम डिसाइड किए जाते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। एक तरह से कहें कि एक इनडायरेक्ट कंट्रोल बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का हो गया था। एक प्रोटेक्शनिस्ट टेंडेंसीज आने लगी थी कि बंगाल में जो भी हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन, कोर्ट या और जो चीज़ें या रेवेन्यू, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी डिसाइड करेगी। तो ये सब्सिडरी अलायंस का बहुत प्रिमिटिव फॉर्म दिखाई देता है, जो बहुत शुरुआत में दिखाई दिया था बंगाल के नवाब के साथ में बक्सर की लड़ाई के बाद। लेकिन 1798 में जब एक तरह से कहें लॉर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल उनके आते हैं, तो उनके द्वारा इसको बहुत ही एक तरह से कहें बहुत ही कंक्रीट वे में प्रेजेंट किया जाता है और हैदराबाद के जो निज़ाम थे वो उसको वेल फ्रेम्ड तरीके से एक्सेप्ट करते हैं। उसमें कई तरह की एग्रीमेंट थी कि इन चीज़ों को मानना है और उसके बाद में उसको एक्सेप्ट किया जाता है। तो ये चीज़ें क्या थी, इसमें क्या एग्रीमेंट हो रहे थे, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो अगर हम मोटे तौर पे समझना चाहें कि सब्सिडरी अलायंस था क्या, तो सब्सिडरी अलायंस को हिंदी में इसको बोलते हैं सहायक संधि। यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी
और किसी राजा के बीच में अगर ये संधि हो रही है तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उस राजा को सहायता प्रदान करेगी। किस तरह की सहायता? वो मेनली डिफेंस से रिलेटेड सहायता होगा, वो आर्मी के मेंटेनेंस से रिलेटेड सहायता होगा। और इस संधि के बाद में चूँकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उस राजा को सहायता देगी तो और ख़ास करके आर्मी या डिफेंस की सहायता, तो उस राजा को खुद की आर्मी रखने का कोई अधिकार नहीं होता था। अभी और डिटेल में हम समझेंगे। और बदले में उस राजा को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देना होगा कुछ पैसे। यही मोटे तौर पे इस एग्रीमेंट की बात थी, लेकिन और भी कई बातें थीं। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि क्या फीचर्स थे इस सब्सिडरी अलायंस के। तो मेनली जैसा कि हमने समझा कि लॉर्ड वेलेस्ली सब्सिडरी अलायंस के फाउंडिंग फादर माने जाते हैं, लेकिन इसका जो एक तरह से कहें ये आइडिया जो ओरिजिनेट हुआ वो फ्रेंच गवर्नर जो थे डुप्लिक्स, उनके द्वारा लाया गया। लेकिन इसको ईस्ट इंडिया कंपनी के लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा वेल फ्रेम्ड तरीके से इंडिया की जो और एक तरह से कहें रियासतें थीं उन पर लागू किया गया। तो इंडियन स्टेट जो थे उस समय के वो इसके साथ एग्रीमेंट में क्यों आते थे और इस एग्रीमेंट में चीज़ें थीं क्या? Lord Wellesley could also not employ any other foreign he could also not employ any other foreign national other than Englishmen in his service। तो इस एग्रीमेंट की एक फीचर ये थी कि अगर इस एग्रीमेंट को कर लिया जा रहा है किसी राजा के द्वारा तो वो किसी और फॉरेन कंट्री के साथ में या फॉरेन कंट्री के किसी व्यक्ति को अपने एडमिनिस्ट्रेशन में सर्विस नहीं दिला पाएगा। जैसे कि उस समय इंडिया में कई फॉरेन कंट्रीज़ कॉलोनाइज़र बन के थे। उसी समय कुछ पुर्तगीज़ भी इंडिया में रूल कर रहे थे, कुछ एरियाज़ में फ्रेंच तो थे ही। तो उन सबको कंट्रोल करने के लिए कि जिन एरियाज़ में एक तरह से कहें कि ये एग्रीमेंट हो रहे हैं उन पर किसी और फॉरेन कंट्री का इंटरफेरेंस ना हो, इसीलिए ये नियम बनाया गया कि जिन राज्यों से ईस्ट इंडिया कंपनी सब्सिडरी अलायंस करेगी उन राज्यों में ना तो फॉरेन कंट्री का कोई व्यक्ति सर्विस में होगा और ना ही इनका किसी और कंट्री के साथ में कोई और रिलेशन होगा। एंड इफ़ ही वर एम्प्लॉइंग एनी ऑन द साइनिंग ऑफ अलायंस he had to terminate them from his service। The idea was to curb the influence of French। तो मेनली ये आइडिया था कि जो फ्रेंच का अस्तित्व थोड़ा बहुत बचा भी है उसको ख़त्म कर दिया जाए। ये आइडिया मेनली लागू कब हो रहा है? ये आइडिया स्टार्ट किया जा रहा है 1798 से, यानी कि एक तरह से कहें लेट 18th सेंचुरी और अर्ली 19th सेंचुरी। और ये धीरे धीरे करके अभी आप देखेंगे जब फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस होता है एक तरह से, तब भी सब्सिडरी अलायंस की ही चीज़ों को कुछ एक तरह से कहें फोर्स करके लगाने की कोशिश की जा रही होती है कुछ उन एरियाज़ में जहाँ पर वो लागू नहीं हो पाए थे। तो एक तरह से कहें अर्ली 19th सेंचुरी के बाद में कई राज्यों में ये सब्सिडरी अलायंस एक तरह से कहें जो एग्रीमेंट था ये साइन किया जाता है। इसकी और फीचर की बात करें, इंडियन स्टेट कुड आल्सो नॉट इंटर इनटू एनी पॉलिटिकल कनेक्शन विथ अनदर इंडियन स्टेट विदाउट ब्रिटिश अप्रूवल। तो जिन स्टेट के साथ में ये साइन होगा वो बिना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अप्रूवल के किसी और कंट्री के साथ में एग्रीमेंट नहीं कर सकते हैं, यानी कि फॉरेन पॉलिसी अपना नहीं सकते हैं, फॉरेन रिलेशन नहीं हो सकता है किसी और कंट्री के साथ में उस स्टेट का जो साइन करेगा ये। ही वर्चुअली लॉस्ट ऑल हिज इंडिपेंडेंस एंड बिकम ए ब्रिटिश प्रोटेक्टरेट। तो जिन रियाज में ये साइन होते थे वो अपनी पूरी आज़ादी खो देते थे। कहने के लिए वो अपने उन एरियाज़ में रूल कर रहे हैं, लेकिन वो इनडायरेक्टली कंट्रोल किए जाते थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। इवन उनके कोर्ट में एक तरह से कहें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई ना कोई मेंबर होता था, वो देखने के लिए कि ये किस तरह से चीज़ें कर रहे हैं। इसके इफ़ेक्ट क्या हुए इस अलायंस के आ जाने के बाद? तो इसके इफ़ेक्ट ये हुए कि जिन एरियाज़ में इसको साइन किया गया वहाँ पर डिफेंस सर्विसेज प्रोवाइड कराने का काम
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ले लिया। और जो लोग ऑलरेडी राजा के यहाँ एक तरह से कहें डिफेंस में, मिलिट्री में, आर्मी में जो लोग काम कर रहे थे उनको एक तरह से कहें नौकरी से निकाल दिया गया, तो वो अनएम्प्लॉयड हो गए। तो भारी संख्या में जो आर्मी थी वो अनएम्प्लॉयड हो गई। सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ एक। मैनी इंडियन स्टेट लॉस्ट दियर इंडिपेंडेंस, तो एक तरह से कहीं डायरेक्टली उनको कंट्रोल किया जा रहा है, तो वो अपना इंडिपेंडेंस खो दिए। तो ये दो बड़े नुकसान इस अलायंस के हो जाने के बाद में किसी भी इंडियन स्टेट को झेलना पड़ता था। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि वो कौन से एरियाज़ थे, वो कौन सी प्रिंसली स्टेट थी, मेनली इंडियन स्टेट थी जिन्होंने इस अलायंस को साइन किया। तो सबसे पहले ये एक तरह से कहें ये अलायंस साइन किया जाता है हैदराबाद के निज़ाम के द्वारा 1798 में, जैसा कि हम बात किए कि लॉर्ड वेलेस्ली स्टार्ट करते हैं। लेकिन इसी का कुछ प्रिमिटिव फॉर्म अगर आप देखेंगे तो बक्सर के युद्ध के बाद में 1764 में, उसके बाद में बंगाल पर नज़र आता है कि इनडायरेक्टली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कंट्रोल कर रही है बंगाल को। लेकिन वहाँ पर सब्सिडरी अलायंस जैसी पॉलिसी का कोई वेल फ्रेम्ड स्ट्रक्चर नहीं था। स्ट्रक्चर्ड किया जाता है उसको 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। तो 1798 में सबसे पहले हैदराबाद के निज़ाम के द्वारा साइन किया जाता है, उसके बाद में कंटिन्यूसली मैसूर में 1799 में टीपू सुल्तान को हरा करके जब एक तरह से कहें कि मैसूर पे कंट्रोल होता है ब्रिटिशर्स का, कई बार लड़ा गया टीपू सुल्तान या उनके पिता के द्वारा ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में, लेकिन अल्टीमेटली टीपू सुल्तान हार जाते हैं जो कि मैसूर के नवाब होते हैं, और उसके बाद में मैसूर पर कंट्रोल हो जाता है ब्रिटिशर्स का, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। और उसके बाद में एक तरह से कहें वो डायरेक्ट कंट्रोल नहीं बनाते हैं, लेकिन फिर कोई और एक तरह से कहें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा वहाँ रूलर बना दिया जाता है और उसको इनडायरेक्टली वो कंट्रोल करते हैं। तंजौर, जिसको तंजावुर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक, तो वहाँ पर 1799 में अवध एक तरह से कहें जो सेंट्रल यूपी का रीजन है, जिसमें लखनऊ, अयोध्या या फैज़ाबाद ये सारे क्षेत्र आते हैं, तो पहले उसको अवध के नाम से जाना जाता था। तो 1801 में वहाँ पर सब्सिडरी अलायंस साइन की जाती है वहाँ के नवाब के द्वारा। पेशवा जो कि मराठा एक तरह से कहें मराठा लोग जो राज कर रहे थे, वहाँ पर 1802 में, सिंधिया में 1803 और गायकवाड़, मराठा में 3 तरह के राजा थे, पेशवा, सिंधिया और गायकवाड़। तो 1802 में पेशवा साइन करते हैं, सिंधिया और मराठा 1803 में। ये बहुत फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हो सकता है, लेकिन जो लोग CVT UG की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये थोड़ा ज़्यादा रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन हो सकता है। आप इसकी सीक्वेंस याद रख सकते हैं और इसके कुछ पॉजिटिव फीचर, निगेटिव फीचर जो हैं ये याद रख सकते हैं। लास्ट में कंक्लूजन में हम देख सकते हैं कि इस अलायंस को इफ़ेक्टिवली लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा यूज किया जाता है, और एक तरह से कहें ये अपने ही टाइम में 1798 से 1805 तक, जब तक ये अपने टाइम में थे तब तक इंडिया के ज़्यादातर पार्ट को ये कैप्चर कर लेते हैं। इधर आप साउथ में देखेंगे हैदराबाद है, उधर मैसूर है, नॉर्थ में आप देखेंगे तो अवध है, इसके बाद में वेस्टर्न इंडिया में देखेंगे तो आप मराठाओं का जो किंगडम है पूरा वो, तो इंडिया के ज़्यादातर पार्ट पे ये कंट्रोल कर लेते हैं। सब्सिडरी अलायंस एक तरह की जो आज वर्ल्ड में नॉन इंटरवेंशन की पॉलिसी समझी जाती है, जैसे कि इंडिया ने 1950s में नैम की पॉलिसी अडॉप्ट की कि कोई फॉरेन कंट्री के द्वारा हमारे इंटरनल मामले में मैटर्स में इंटरफेरेंस नहीं किया जाएगा। तो वो नॉन इंटरवेंशन की पॉलिसी नज़र आती है कि एक तरह से जिन स्टेट में ये साइन कर दिया जाएगा उनमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा और कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। तो लेकिन इंटरफेयर करने का एक अधिकार मिल जाएगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। पायनियर जो इसके माने जाते हैं, जिनकी ये आइडिया है सब्सिडरी अलायंस की, वो फ्रेंच गवर्नर डुप्लिक्स हैं। तो सिस्टम जो है सब्सिडरी अलायंस का वो इन्हीं के द्वारा दिया गया, लेकिन इसको बाद में इफ़ेक्टिवली स्ट्रक्चर्ड किया जाता है लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा, और सबसे पहले हैदराबाद के निज़ाम इसको साइन करते हैं। सब्सिडरी अलायंस के अंदर इंडियन स्टेट को
कुछ अमाउंट में पैसे पे करने होते थे, क्योंकि उनकी एक तरह से कहें सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी आर्म फोर्सेस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा प्रोवाइड कराई जाती थी। तो उसके बदले में उनको कुछ चार्ज किया जाता था, कुछ अमाउंट में उनको पैसे देने होते थे। तो ये सारा था सब्सिडरी अलायंस के बारे में। वैसे एनसीईआरटी की किताब में सब्सिडरी अलायंस ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया है, लेकिन हमें लगा कि कुछ लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, इसीलिए मैंने बनाया। वीडियो आपको कैसा लगा आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। और आप इस तरह की कुछ छोटी छोटी चीज़ों पर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो आप हमको बता सकते हैं। वैसे तो मैं CVT UG, CVT PG और कुछ एग्ज़ाम्स के रिलेवेंट वीडियोस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अगर इस तरह की कुछ छोटी चीज़ों पर एक तरह से कहें पॉइंट वाइज अगर आप वीडियो चाहते हैं तो आप हमको बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे बनाने की। एक साथ ढेर सारी वीडियोस नहीं बनाई जा सकती हैं, हमारी भी अपनी लिमिटेशन है। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। आप अपनी प्रतिक्रिया हमको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। आप अपनी क्वेरीज़ हमको हमारी ईमेल आईडी के माध्यम से पूछ सकते हैं या कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।